दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 से और बीजेपी के कुछ चैलेंजेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव का विषाद बीत चुका है और टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही लड़ाई है। तीसरा और कोई प्लेयर नहीं है और बीजेपी ने अब तक अपने 144 कैंडिडेट का घोषणा कर दिया है। तो उसी जगह ममता बनर्जी ने भी 291 कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो दोनों तरफ से मामला बिल्कुल नेक टू नेक फाइट का चल रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को इस चीज की जानकारी नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम अपने तरफ से ये बताने का कोशिश कर रहे हैं चुनौतियां कौन कौन सी हैं और उन चुनौतियों से निपटना कैसा है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ चुनौतियों के बारे में बताना है। दोस्तों अभी मैं 7 चैलेंजेस के बारे में बात करूंगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में मैं एक एक्स्ट्रा चैलेंज भी बताऊंगा जो शायद भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं सबकी आंखें खोल देगा और उसके ऊपर, उस चैलेंज के ऊपर भी सोचने पर विवश हो जाएंगे। तो आइए जानने का कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन से वो 7 चैलेंजेस हैं जो भारतीय जनता पार्टी को 2026 पश्चिम बंगाल चुनाव में देखने को मिलेंगे। तो चैलेंज नंबर 1, सबसे बड़ा चैलेंज है ममता बनर्जी। दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं, आप उन्हें अगर फीमेल केजरीवाल कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल नेक टू नेक फाइट करने के लिए जाना जाता है, ठीक उसी तरह ममता बनर्जी भी फाइटर है। वो किसी भी तरह का परहेज नहीं करती हैं, चाहे वो बोली में हो या फिर एक्शन में हो। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा ईडी की टीम ने आईपैक जो एक प्राइवेट कंपनी है उसके दफ्तर पर छापा मारते हैं। तो ममता बनर्जी एज ए सीएम, उनका प्राइवेट कंपनी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपने जितने भी प्रशासनिक तंत्र हैं सबको लेकर उस आईपैक के दफ्तर पर पहुंच जाती है जहां ईडी की रेड चल रही होती है और ईडी के हाथों से जितने भी ईडी ने डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आईपैक ऑफिस से जमा किए थे सबको छीन लेती हैं। हर भ्रष्टाचारी के साथ ममता बनर्जी कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी रहती हैं। जितने भी गुनहगार हों, भ्रष्टाचारी हों, क्रिमिनल्स हों, सबके साथ ममता बनर्जी खड़ी रहती हैं। अपने वोटर्स के प्रति इतनी वफादारी, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी से ये सीखना पड़ेगा कि अपने वोटर्स के लिए किस तरह लड़ा जाता है। ममता बनर्जी वो शख्स है जो 2005 में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ संसद में आवाज उठाती थी, लेकिन आज वही ममता बनर्जी 180 डिग्री घूमते हुए, जिस तरह अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार पर बोलते हुए सत्ता में आया था, लेकिन आज भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बनकर सबके सामने दिख रहा है वो। तो इसी तरह ममता बनर्जी अपने हर वादे से पलट चुकी है। वो माटी और मानुष की बात करती है, लेकिन उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स की पॉलिटिक्स करने के लिए ही ममता बनर्जी रह गई है। तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बीजेपी को भी ममता बनर्जी जैसा कोई जुझारू नेता पैदा करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई उपाय नहीं है। पश्चिम बंगाल में सॉफ्ट राजनेता की जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में बिल्कुल ममता बनर्जी जैसा खूंखार नेता की जरूरत है और मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को खासे टक्कर दे रहे हैं और भी अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के पास ऑप्शन है तो उसके ऊपर वो विचार कर सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में सॉफ्ट पॉलिटिक्स की
कोई गुंजाइश नहीं है। और ममता बनर्जी इस चीज को जान रही है और यही चीज कर रही है, जो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आइए बात करते हैं दूसरे चैलेंजेस के बारे में। दूसरा चैलेंज है वेलफेयर पॉलिटिक्स का स्ट्रांग नेटवर्क। दोस्तों, कुछ ममता बनर्जी ने जो कुछ वेलफेयर स्कीम जो चलाई हैं, उसको लेकर ममता बनर्जी का नेटवर्क काफी स्ट्रांग हो चुका है। जैसे कि महिलाओं को पर मंथ कुछ पैसे देना। मैं टीवी पर कुछ मीडिया चैनल्स पर देख रहा था कि वो महिलाएं सामने आकर कह रही है कि हाँ, हमें पैसा मिलता है और हम दीदी को ही वोट देंगे। इसी तरह आप देख लीजिए, चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी जो मौलवी और जो पंडित हैं, उन दोनों को भी सैलरी देती थी। तो उन दोनों के सैलरी में इजाफा करते हुए अब मौलवी और पंडित की सैलरी 2-2 हजार रुपया पर मंथ कर दी है। तो इस तरह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो है एक स्ट्रांग होल्ड जो हिंदूज वोटर हैं उनके ऊपर बना लिया है। मुस्लिम वोटर तो ममता बनर्जी की है ही, चाहे मुसलमानों को ममता बनर्जी कुछ दे या न दे। मुसलमानों को तो सिर्फ बोली से ही ममता बनर्जी खुश कर देती है, उन्हें कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह उनका जो ये नेटवर्क फैला रखी है, जो वेलफेयर स्कीम चलाकर उसको किस तरह तोड़ सकती हैं। क्या बीजेपी अपने जो सेंटर के जो वेलफेयर स्कीम है उसको, उसका जो बेनिफिट्स हैं वो पश्चिम बंगाल के लोगों तक पहुंचा पाएंगी? क्या पश्चिम बंगाल के लोगों को ये कन्विंस कर पाएंगे कि जो ममता बनर्जी दे रही है उसको हम भी मैच करने का कोशिश करेंगे? तो इस तरह से आप ममता बनर्जी के चैलेंज को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है, बंगाली आइडेंटिटी वर्सेस आउटसाइडर नैरेटिव है। ममता बनर्जी इस जो चैलेंज है उसको हैंडल करने में बहुत माहिर है। वो किसी भी बीजेपी के नेता को बहुत आसानी से आउटसाइडर कह देती है और कहती है कि आमी बांग्ला अच्छी और तुम्हें आउटसाइडर अच्छी। लेकिन ममता बनर्जी को ये भी बताना पड़ेगा इस चुनाव में कि अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी बाहरी हैं तो यूसुफ पठान कौन सा जिला का है, पश्चिम बंगाल के किस जिले का है, उनको ये बताना पड़ेगा। उनको ये बताना पड़ेगा कि कीर्ति आजाद पश्चिम बंगाल के कौन से जिले में उनका घर है। ममता बनर्जी को ये भी बताना पड़ेगा कि शत्रुघ्न सिन्हा का घर कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ममता बनर्जी, आप जिसको चाहें बाहरी को खड़ा करके रख दें तो वो आउटसाइडर नहीं है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां प्रचार करने जाते हैं तो वो बाहरी हो जाते हैं। येटा चोलवे ना ममता बनर्जी, आपको ये बताना पड़ेगा पश्चिम बंगाल में बीजेपी को अपने जितने भी बंगाली लीडर्स हैं उनको ही आगे रखना पड़ेगा और वही आगे रखते भी हैं। लेकिन ममता बनर्जी है ना, नैरेटिव सेट करने में बहुत मास्टर आदमी हैं। और अभी देखिए, ममता बनर्जी का प्रचार करने के लिए आप यूपी के अखिलेश यादव जाएंगे, बिहार से तेजस्वी यादव जाएंगे, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जाएंगे, पंजाब से भगवंत मान जाएंगे। तो वो प्रचार करने जा रहे हैं ममता बनर्जी के लिए, तो वो आउटसाइडर नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उनके लीडर, उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके होम मिनिस्टर जाएंगे तो वो उनके लिए आउटसाइडर हो जाते हैं। तो बीजेपी के लिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बीजेपी को भी इस चैलेंज को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक अलग तरह से स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। चौथा जो चैलेंज है, डिपेंडेंसी ऑन अदर्स लाइक एआईएम, लेफ्ट एंड कांग्रेस। देखिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का जहां मतलब कि 1-to-1 फाइट किसी से होता है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को देखा गया है कि अक्सर कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश में रहती है कि किसी भी स्टेट का चुनाव जो है अगर वहां ट्रायंगुलर हो जाता है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी बाजी मार लेती है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार भी कोशिश ये करेगी कि एमआईएम या फिर लेफ्ट या फिर कांग्रेस, इन तीनों का अगर कुछ वोट अगर हासिल करते हैं तो वो वोट सीधा ममता बनर्जी के वोट को ही डैमेज करेंगे, क्योंकि बीजेपी का तो वोट फिक्स्ड है।
बीजेपी के वोटर्स इधर उधर नहीं जाते हैं। लेकिन इन तीनों का, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो, इनका वोटर्स कॉमन है। और अगर ये लोग स्ट्रांग बनते हैं तो ममता बनर्जी को डैमेज हो सकता है, चाहे वो 2% ही वोट काटें, चाहे 4% काटें, चाहे 5% काटें, इवन 1% अगर काटते हैं तो वो ममता बनर्जी को ही डैमेज करेंगे। तो बीजेपी को इनके ऊपर भी डिपेंडेंट रहना पड़ सकता है। आपने देखा है कि दिल्ली में बीजेपी ये चाहती रहे कि कांग्रेस थोड़ा सा मजबूत हो, कांग्रेस मजबूत हो, लेकिन कांग्रेस दो चुनाव में 0-0-0, तीसरी बार 0-0-0 सीट लेकर आई है। बिल्कुल खोखली हो जाए तो हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो उठने नहीं देते हैं। कांग्रेस इतने खतरनाक हैं, मतलब कि हम बर्बाद हो तो हो, लेकिन तुम्हें आबाद नहीं होने देंगे। ये कांग्रेस का बहुत बड़ा एजेंडा है। आप देख लीजिए 2021 के चुनाव में कांग्रेस का, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का खाता नहीं खुलता है, लेफ्ट का खाता नहीं खुलता है, बिल्कुल बर्बाद होकर रह गए हैं। तो अगर ओवैसी और हुमायूं कबीर जो पश्चिम बंगाल में 2 फैक्टर हैं, अगर वो थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन करते हैं मुर्शिदाबाद, मालदा, इन सब डिस्ट्रिक्ट में जहां मुस्लिम वोटर्स बहुत ज्यादा हैं, तो ममता बनर्जी को थोड़ा सा झटका लग सकता है। लेकिन ये बीजेपी के लिए चैलेंज है कि आप दूसरों पर डिपेंडेंट कब तक रहेंगे। ये इसके लिए भी बीजेपी को सोचना पड़ेगा। ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन में टीएमसी की मजबूत पकड़। दोस्तों ये बात तो आपको मानना पड़ेगा, टीएमसी ने अपना जो सिंडिकेट, अपना नेटवर्क खड़ा किया है, वो ग्रास रूट लेवल तक, एक एक घर तक पहुंचे हुए हैं। और एक एक घर को पता है कि उसके सामने वाला पड़ोसी वो टीएमसी को वोट देगा या भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। और जैसे ही किसी घर में ये खबर लग जाता है कि सामने वाला घर जो है वो टीएमसी को वोट देने जा रहा है या बीजेपी को वोट देने जा रहा है, टीएमसी के जितने भी सिंडिकेट वाले हैं, गुंडे हैं, वो उन सब घरों पर मार्किंग करना शुरू कर देते हैं। और फिर वहां कोई एक बड़े प्रधान या बड़े नेता आते हैं और सब घर को बुलाकर लोगों से पूछते हैं तुम्हें कोई तकलीफ है क्या। और अगर वो बोलते हैं नहीं तो उनको समझाया जाता है प्यार से कि तुम जो करने की सोच रहे हो ये मत सोचना, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। तो इस तरह का ग्रास रूट लेवल पर टीएमसी की पहुंच है, पकड़ है। और टीएमसी के एक एक सिंडिकेट के एक एक मेंबर को पता है कि कौन से घर में किसको वोट देने जा रहा है। तो चुनाव के समय आपने देखा होगा कि 2021 तक प्री पोल वायलेंस और पोस्ट पोल वायलेंस पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो हर एक घर को आइडेंटिफाई करके रखे हैं कि किसने किसको वोट दिया है। तो ये एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको बीजेपी को निपटना पड़ेगा। इसके बिना बीजेपी का अगर वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई चांस नहीं है। उसके बाद छठा जो चैलेंज है वो कम्युनल पॉलिटिक्स, जो टीएमसी की जो उस पर मजबूत पकड़ है वो। दोस्तों बीजेपी के ऊपर आरोप ये लगता है कि बीजेपी कम्युनल पॉलिटिक्स करती है, लेकिन बीजेपी कभी ये इंश्योर नहीं कर सकती है कि बीजेपी का जो हिंदू जो 66% पश्चिम बंगाल में है वो सारे उनके हैं। लेकिन ममता बनर्जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 33-34% जो पश्चिम बंगाल में मुस्लिम है वो सारे के सारे पश्चिम बंगाल में टीएमसी को ही वोट देते हैं। टीएमसी का गिनती 33% से स्टार्ट ही होता है। सोचिए दोस्तों 85 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर मुस्लिम की आबादी 50% या उससे ज्यादा है, और 2021 के चुनाव में उन 85 सीटों में से 75 सीट ममता बनर्जी जीत जाती हैं। तो सोचिए अगर 291 में अगर आप 91 सीट अगर आप रखते हैं इधर, उसमें 75 सीट ममता बनर्जी जीत जाती हैं, तो 200 में अगर 75 सीट जीतना तो बहुत आसान है उनके लिए। तो इसीलिए पश्चिम बंगाल में एसआईआर बहुत जरूरी था। और ये जो आंकड़ा है इसको डेमोग्राफी चेंज करने की जो कोशिश हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसआईआर बहुत जरूरी था। और इसी एसआईआर के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो फाइनल वोटर लिस्ट बनेगा, उसी को देखते हुए तो ममता बनर्जी बेचैन है।
ममता बनर्जी का वोट परसेंट जो है 33% से स्टार्ट होता है और नंबर ऑफ सीट 75 से स्टार्ट होता है। उससे कम कुछ भी नहीं आ सकता है। बीजेपी को अगर जीतना है तो 200 में से 150 की 150 सीट जीतना पड़ेगा, 200 300 में से जितना ही जीतना पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी के लिए 75 सीट रिजर्व में रखा हुआ है, उनको सिर्फ 75 और जीतना है। यही फर्क है और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज से बीजेपी को निपटना ही निपटना होगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। और सातवां चैलेंज, इसके लिए तो मैं कहूंगा कि बीजेपी को तो ममता बनर्जी को कुछ करना ही पड़ेगा। वायलेंस इन पॉलिटिक्स, टीएमसी मतलब वायलेंस इन पॉलिटिक्स। बिना वायलेंस के टीएमसी की पॉलिटिक्स कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। आप देख लीजिए 2021 में आपको बहुत सारे फुटेज और न्यूज चैनल पे कटिंग मिल जाएगी। टीएमसी के गुंडे किस तरह बम फोड़ते हैं। जो पंचायत के चुनाव होते हैं, मुखिया के चुनाव होते हैं, उसमें ये लोग बम फोड़ते हैं। सोचिए, ये तो विधानसभा का चुनाव है, इसमें ममता बनर्जी का किस्मत का फैसला होने वाला है। तो सोचिए इसमें ये लोग कितना बम फोड़ेंगे, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। वहां पर तो एमएलए, जो जीते हुए एमएलए हैं, उनको घर में घुसकर उनको फांसी पर लटका देते हैं। ये तो पश्चिम बंगाल का शासन है और इसमें ममता बनर्जी मुख्य दर्शक बनी हुई रहती हैं। वहां जो टीएमसी के गुंडे हैं, किसी के भी घर में घुस जाते हैं और उनकी मां बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये टीएमसी का पावर है। टीएमसी वहां पर पुलिस को भी कुछ नहीं समझती है। पुलिस को भी थाने में घुसकर अपने लोगों को छुड़वाती है और अगर वो नहीं मानते तो उनके साथ भी मार पिटाई करते हैं। तो टीएमसी के गुंडों का इतना खौफ है और बीजेपी के लिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे भी बीजेपी को निपटना पड़ेगा। अब दोस्तों, मैं आपको एक 8वां चैलेंज जो है वो मुझे जहां तक लगता है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो इसको आप ध्यान से सुनिए। 8वां चैलेंज है बीजेपी के जो वोटर्स हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर विश्वास की कमी। दोस्तों, जिस तरह से 2021 विधानसभा चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को 77 सीट आते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ, उनके वोटर्स के साथ जिस तरह से लेफ्ट के या टीएमसी के जो गुंडे हैं उनके घरों में जाकर आग लगाई, उनके घरों में जाकर मार पिटाई की, उनके घरों में जाकर मां बहनों की इज्जत लूटी है और उसके बाद बीजेपी के नेता वहां कभी पलटकर देखने नहीं गए थे। और ममता बनर्जी जिस तरह से धमकी देती है कि इस बार उन लोग को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि अपनी जिंदगी में 5 बार सोचेगा कि हम बीजेपी को सपोर्ट करें या न करें। तो इसको भी बीजेपी को हैंडल करना पड़ेगा कि अपने वोटर्स में किस तरह से विश्वास जगाएं कि तुम घर से बाहर निकलो, तुम्हारी सुरक्षा के लिए हम हैं, तुम्हारे लिए हम खड़े हैं यहाँ पर। ये चीज को बीजेपी को कन्विंस करना पड़ेगा, अपने वोटर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को, कि तुम बाहर निकलो, वोट करो, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। अगर किसी भी तरह बीजेपी अगर ये चुनाव नहीं जीतती है तो हो सकता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को फिर से उस तरह के वायलेंस और मारपिटाई का सामना करना पड़ सकता है। जीत गए तब तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं नहीं जीते तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी ये भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप से विनती रहेगी, हाथ जोड़कर विनती रहेगी कि जिस तरह ममता बनर्जी घुसपैठियों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहती हैं, ढाल बनकर खड़ी रहती हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी ढाल बनकर खड़े रहिए। ममता बनर्जी ने जुल्म की इंतहा पार कर रखी है पश्चिम बंगाल में और आपने अपने ही कार्यकर्ताओं को वहां मरने के लिए छोड़ रखा था। सोचिए 2021 में भारतीय जनता पार्टी के 77 एमएलए थे, उस 77 एमएलए में से मात्र अभी 65 बचे हैं। सोचिए 12 एमएलए या तो छोड़ चुके हैं या फिर टीएमसी ज्वाइन कर चुके हैं या मारे जा चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है और फिर वोट मांगने के लिए जा रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं में ये विश्वास भरना पड़ेगा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए कि मेरा ये जो एनालिसिस है वो कैसा है और आपको अगर और कुछ चैलेंजेस ऐड करने हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए। और मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।